नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और इंसाफ की बात करता है। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ सामने आए हैं वो है चेक बाउंस से जुड़ा हुआ। चेक बाउंस संबंध है, क्या है कानूनी प्रावधान, और इसके साथ ही अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं। हमारा आज का विषय चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है कि चेक बाउंस संबंधित क्या है कानूनी प्रावधान। इससे जुड़ा अगर कोई भी सवाल आपके जहन में तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा सवाल कर सकते हैं। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान अधिवक्ता हाईकोर्ट राजेश पटोहा जी जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कानूनन क्या कुछ अधिकार है? जी, चेक बाउंस जो है कई बार ये कानून उन लोगों के लिए है जो लापरवाही के चलते चेक इशू करते हैं और उनके खाते में पैसे नहीं होते हैं। वो लोगों को टालने के लिए जिनको उन्होंने पैसे देने होते हैं, ये चेक जो है लापरवाही के चलते इशू कर देते हैं। और ये चेक बाउंस के लिए एनआई एक्ट का जो कानून है ये उनके लिए है जिसके अंदर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जो चेक अमाउंट है उससे डबल अमाउंट का फाइन का प्रावधान है या दोनों का ही प्रावधान है उसके अंदर। और उसके अलावा सिविल में भी दीवानी मुकदमा भी किया जा सकता है जिसमें कि आप जो है अपना ब्याज समेत जो है पैसा वो क्लेम किया जा सकता है उसके अंदर। ये 2 प्रक्रियाएं हैं इस कानूनी तरीके से। चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से आप परेशान हैं, कोई रास्ता अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश जी, क्या प्रोसीजर कानून में दिए गए हैं चेक बाउंस से जुड़े हुए? देखिए, ऐसा है, अगर हम एनआई एक्ट की तरफ जाएं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें सजा का प्रावधान है, ये क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है जी। इसके अंदर जब चेक बाउंस होता है, चेक की जो वैलिडिटी है, पहले ये जान लें, चेक की जो वैलिडिटी है एनआई एक्ट के अंतर्गत वो 3 महीने की है। जो उसमें डेट लिखी हुई है उससे 3 महीने तक वैलिड है और 3 महीने में आप कभी भी उसे प्रेजेंट कर सकते हैं जी। और जब आप उसे प्रेजेंट करें, जब वो बाउंस होके आता है चेक किसी रीज़न से कि उनके खाते में पैसे नहीं है या अकाउंट क्लोज है या सिग्नेचर डिफर हैं, तो वो जब आपको इंटीमेशन मिलेगी बैंक से उसके 30 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस, लिखित में नोटिस जो है आपको दूसरी पार्टी को देना है जिसने वो चेक आपको इशू किया था। और वो लीगल नोटिस जो दिया जाएगा उस 30 दिन के अंदर, उस लीगल नोटिस में टाइम होगा 15 दिन का। जब वो लीगल नोटिस जो दूसरी पार्टी को मिलेगा जिसका चेक बाउंस हुआ है, तो वो 15 दिन में अगर आपके पैसे लौटा देता है तो अच्छी बात है, अन्यथा 15 दिन के बाद 16वें दिन से पूरे 1 महीने का टाइम होता है। आप उसके ऊपर एक लिखित में कंप्लेंट इलाका मजिस्ट्रेट में लीगल नोटिस का जिक्र किया, इंपॉर्टेंस क्या होता है लीगल नोटिस का? इंपॉर्टेंस क्या होता है जी? इसके अंदर जो है बेसिकली क्या है, इसमें ये टेक्निकल केसेस हैं ये। और ये चेक बाउंस का जो मामला है इसके अंदर हमें बड़ी ध्यान देने वाली जो बातें वो ये है, टेक्निकलिटीज इसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है बड़ी जरूरी चेक के अंदर वो ये है कि चेक बाउंस होने के कितने दिन के बाद नोटिस देना है और नोटिस में कितना टाइम दिया जाएगा और नोटिस प्राप्त होने के कितने दिन के बाद आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको बाकायदा ध्यान रखा जाएगा इसके अंदर। जी, अनिवार्य होता है
लीगल जी बिल्कुल, लीगल जो नोटिस है वो बहुत अनिवार्य है एनआई एक्ट में देना, जबकि सिविल रेमेडी में ऐसा नहीं है। उसके अंदर आप जो है आप सीधा रिकवरी का मुकदमा फाइल कर सकते हैं आप। चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए, और जिस विषय के साथ आज हम आए हैं वो विषय चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है कि चेक बाउंस संबंधी क्या कुछ कानूनी प्रावधान हमें हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं, और उसका वाजिब जवाब, क्या कानूनन वो रास्ता आप अपना सकते हैं, ये जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुलिस को सूचना दी जा सकती है चेक बाउंस से जुड़े मसले में? चेक बाउंस का जो केस है, अगर उस चेक बाउंस होने के साथ जो आपको चेक इशू किया गया था, अगर उसमें कोई आपके साथ धोखेबाजी हुई है तो आप पुलिस में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है उसको पुलिस को कंप्लेंट करने की। आप लीगल नोटिस दें और कार्रवाई करें, और उसके अलावा आप सिविल में मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं। 138 का जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेड है? जी बिल्कुल, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसमें मुकदमा चलते हुए किसी भी टाइम जो है वो आपस में दोनों पार्टी राजीनामा कर सकती हैं, मगर इसमें माननीय अदालत की कुछ जजमेंट्स हैं जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है, ये उन लोगों के ऊपर है कि जो कि कई बार क्या करते हैं, टाइम खींचते हैं और बाद में जब मुकदमा लगता है कि उनको सजा होने वाली है तो वो सेटलमेंट की बात करते हैं। तो इसमें कुछ जजमेंट है जिनमें उन्होंने कहा है कि किस स्टेज पे अगर कोई पार्टी अगर सेटलमेंट की बात करती है तो उसको कुछ जुर्माना परसेंटेज के हिसाब से, चेक अमाउंट के परसेंटेज के हिसाब से वो जुर्माना भी उसको जमा कराना पड़ेगा कोर्ट जी। चलिए, बिल्कुल लगातार हम अपने इस विषय पर चर्चा करेंगे, और इसके और क्या कुछ पहलू हैं, क्या कुछ बारीकियां हैं, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अपने दर्शकों से भी बार बार हम अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, अपना सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी का ना होना, यानी कि जागरूकता की कमी, कानूनों के बारे में जानकारी का ना होना, कानूनी पेचीदगियां होती हैं, अड़चनें तमाम होती हैं, इसको लेकर एक बड़ा तबका है वो कहीं ना कहीं इंसाफ की दहलीज से दूर हो जाता है, और इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर रोज़ मौजूद होते हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। हर दिन एक विषय के साथ आते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो चेक बाउंस से संबंधित है। चेक बाउंस संबंधित क्या है, कानूनी प्रावधान क्या करना चाहिए, क्या कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि कानूनन जो अधिकार आपको हासिल हैं वो अधिकार आपको मिल पाएँ। अगर किसी व्यक्ति का चेक बाउंस हो जाता है तो उसे क्या कुछ करना चाहिए, इस पर हम आपसे जवाब ज़रूर लेंगे। एक मनोज जी कॉलर हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर जी, मेरा सवाल ये है जी। मैंने एक एडमिशन करवाया था एक स्कूल में, तो उन्होंने वो एडमिशन कैंसिल कर दिया था। इसके बाद में बहुत दिन परेशान करने के बाद में उन्होंने चेक बनाया था जी, और वो किसी कारणवश एक बच्चे ने एक चेक को फाड़ दिया था। तो मैंने उनसे दोबारा संपर्क किया, मैंने उनसे कहा कि भाई ये चेक बना दीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चे का एडमिशन करवाया था, तो वो चेक बनाने को तैयार नहीं है। आज लगभग 3 साल से मुझको परेशान कर रहे हैं। कितने का चेक था ये? मैंने जमा किए थे उसके लिए 35,000, उनने 5,000 लेस कर देने के बाद में 30,000 का चेक बनाया था। राजेश जी, क्या देखिए, अगर उस चेक के साथ कोई अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है तो आप सिविल रेमेडी आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें क्लेम कर सकते हैं उसके लिए। नहीं, जैसा कि बता रहे हैं कि चेक तो वहाँ से इशू हुआ था तकरीबन 30,000 रुपए के जो आसपास चेक का, उसमें पेश भी हुआ था 5,000 अगर रुपए आपके की पास और चेक नहीं है तो जो उसकी थी। पर्ची है जमा कराने की, वो भी अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस है, और आप 138 का केस फाइल कर सकते हो उस पर्ची के आधार पे भी आप। चलिए, बिल्कुल मनोज जी, उम्मीद करते हैं राजेश जी ने जो उपाय आपको बताया वो आप करें तो निश्चित तौर पर आपको राहत ज़रूर मिलेगी। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी के चलते आप परेशान हैं, कोई रास्ता अगर आपको नहीं सूझ रहा है, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दरअसल हम रोज़ एक नए विषय के साथ आते हैं, और क्या कुछ कानूनन अधिकार होते हैं इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उन्नाव से एक और दर्शक सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सत्येंद्र जी, आवाज मिल पा रही? रूप से दिवानी मैटर है,
जी मैं एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन लिख करके ये देता है कि हमेशा चेक इशू करने वाले सत्येंद्र जी, पास है। आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। अपना सवाल संक्षेप में करें और थोड़ा स्पष्ट तरीके से रखें। और उसके बाद ये छत्रपति में एप्लीकेशन वकील साहब डाल देते हैं और थाने पर विवेचना चला जाता है, और जबकि चेक बाउंस का शुद्ध रूप से मैटर ये दीवानी का होता है। तो वकील साहब लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि ये दीवानी मैटर को दीवानी मैटर और फौजदारी मैटर को अलग अलग, दोनों अलग अलग विधा है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है राजेश जी, सवाल आपकी समझ में आया? देखिए, ये जो दीवानी मामला है और जो क्रिमिनल मैटर है, ये दोनों आप अलग अलग चला सकते हैं। और इन दोनों में दीवानी मुकदमे में कोर्ट फीस लगती है, और जो क्वासी क्रिमिनल 138 का मैटर है, इसमें नाम मात्र की लगती है इसमें कोर्ट फीस। तो आप दोनों मुकदमे को आप चला सकते हैं। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो रास्ता आपको बताया है राजेश पटवा जी ने, अगर उस रास्ते को अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। प्रदीप, एक और कॉलर हमारे साथ फर्रुखाबाद से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर, ये हमारा ये मैटर फंसा हुआ है यहाँ पर। ये पानीपत की कंपनी है। दिक्कत क्या है, परेशानी कहाँ पर है? सीधे अपना सवाल कीजिए प्रदीप जी। सवाल साहब ये है कि उसने हमको चेक दिया है पार्टी ने, अब वो उनसे ये कह रहा है आपका ये चेक जो है हम आपका चेक चेंज कर देंगे आगे की तारीख के लिए। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है प्रदीप जी। सवाल सर ये है कि 6 महीने पहले उसने हमको चेक दिया है जी, पार्टी ने, हमने उसको माल बेचा था। तो उसने हमको चेक चेंज करने के लिए बुला रहा। अगर वो चेक अगर हमारा ले लेता है वापिस और उसके बदले में अगर हमें चेक दूसरा नहीं देता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कानूनन? आपका सवाल ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रहा है प्रदीप जी। आपका नंबर हम तक पहुंच चुका है, हम आपसे संपर्क करेंगे और जो भी आपकी अड़चन है उसको हम दूर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और अपने दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा पाएँ। साथ ही जो आपका सवाल है वो हम तक ठीक से पहुँचे, ताकि उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचा सकें। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और विषय आज हमारा चेक बाउंस से संबंधित है कि कानूनन क्या कुछ अधिकार हासिल होते हैं। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि चेक बाउंस हो जाता है तो एक व्यक्ति को क्या कुछ करना चाहिए, इस पर भी जवाब दीजिए। साथ ही ये रिटर्न मेमो क्या होता है? इसमें जब हम चेक को भुगतान के लिए अपने बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक रिटर्न में इंटीमेशन देता है कि आपका जो चेक अगर बाउंस होता है तो उसकी वजह क्या थी। तो वो रिटर्न मेमो कहा जाता है। उसमें बैंक लिखित में लिख के देता है कि बैंक जो आपने चेक दिया था उसके भुगतान ना होने की वजह क्या थी। उसके आधार पे आगे हम लीगल नोटिस की कार्रवाई करते हैं उसके आधार पे। लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कानपुर से एक और दर्शक हमारे साथ अशोक शुक्ला जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, मैंने 1 साल पहले हम अपने मित्र को सर पैसे दिए थे कुछ 20,000 रुपये। तो उन्होंने सर मुझे चेक दी थी और बोला था कि हम अगले महीने आपके पैसे वापस कर देंगे। और सर उनके अकाउंट में शायद बैलेंस नहीं है, तो उसके कारण हम 1-2 बार गए, हमने पता किया। तो हम सर क्या उनके ऊपर क्लेम या मुकदमा कुछ कर सकते हैं? राजेश जी, जहाँ तक इनका सवाल है कि इन्हें चेक इशू किया गया था, लेकिन जब इन्होंने चेक लगाया तो इनका चेक क्लियर नहीं हुआ, उसमें क्या करें? अब आप ये देखिए कि चेक क्लियर ना होने की वजह क्या थी। आपको रिटर्न मेमो मिला होगा, आपको उसके आधार पे ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और आपके पास 2 ऑप्शन है, आप दीवानी मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं और 138 का मुकदमा भी फाइल कर सकते हैं आप। यार, इतनी आवाज़ दे दो कि कम से कम किसी कॉलर का आ जाए। ना खुद समझ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। बताओ, उठ जाए ऐसे फिर। जब बार बार इशारे कर रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं देते हो तुम लोग। यहाँ भी बिल्कुल नहीं आ रही यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आप क्या करें बताओ?
या तो किसी भी तरह की कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं वो चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है। अगर चेक बाउंस संबंधी कोई सवाल आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी तरह की अगर कोई कानूनी समस्या आपके सामने है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवाल का हम वाजिब जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम लगातार जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं कि कानूनन क्या कुछ अधिकार राजेश जी हमें हासिल है, चेक बाउंस संबंधी रिटर्न मेमो के बारे में बताया। प्रोसेस एक बार हम जरूर चाहेंगे कि एक बार फिर हमारे दर्शकों को, ताकि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी पता हो कि शुरुआती स्टेप क्या होने चाहिए अगर चेक बाउंस होता है। जो चेक है, चेक की जो डेट है उस डेट से वो, अगर हम 138 का मुकदमा डालना चाह रहे हैं तो उसके अंदर 3 महीने तक के लिए वैलिड है वो। और जब वो चेक बाउंस होता है, आप चेक जितनी बार मर्जी आप पेश कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ अब हद हो गई है, अब आपको जो है इस चेक का भुगतान नहीं हो पाएगा, तो आप उस चेक के बाउंस होने की इंटीमेशन जब आपको मिली है उसके 30 दिन के अंदर आपको लीगल नोटिस देना है। 30 दिन के दौरान यहाँ पर ये समय सीमा है, इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और जब हम उसका नोटिस देंगे तो नोटिस दूसरी पार्टी को मिलने के 15 दिन का हमें ध्यान रखना है और रिसीविंग से। और 15 दिन के दौरान अगर वो आपके पैसे लौटा देता है, अगर पैसे दे देता है आपके, तो आगे कोई मुकदमा नहीं कर सकते। अगर 15 दिन के दौरान वो पैसे नहीं देता है तो 16वें दिन से पूरे 1 महीने का समय है। और ये 1 महीने का समय मैं आपको बताऊंगा, कॉज ऑफ एक्शन जो 16वें दिन से जो एरोज हो रहा है ये वो जून से महीना, वो महीना अगर 28 दिन का है तो 28 दिन काउंट होंगे। अगर वो महीना 31 दिन का है तो 31 दिन काउंट होंगे। अगर 30 दिन का महीना है तो 30 दिन काउंट होंगे। तो आपको नोटिस देने के 15 दिन का टाइम देना है और 16वें दिन से महीने के हिसाब से आपने एक लिखित कंप्लेंट इलाका मजिस्ट्रेट को देनी है। तभी उसमें आगे जज साहब संज्ञान लेंगे और दूसरी पार्टी को उसमें सम्मन करेंगे और उसमें उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि क्या एक ही चेक को बार बार प्रेजेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने अब जैसे भी बताया आपको, एक चेक को आप जितनी बार मर्जी पेश कर सकते हैं। उसकी 3 महीने की वैलिडिटी होती है। और अभी मैंने आपको बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में उसे फाइल करने का तरीका है। उसके अलावा अगर समय की पेचीदगी के चलते अगर हम मुकदमे को सही टाइम पे फाइल नहीं कर पाए तो भी थोड़ा सा समय इससे ऊपर हम जा सकते हैं। हमें कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमें केस को फाइल करने में देरी क्यों हुई, और उसके चलते कोर्ट जो है आगे संज्ञान ले सकती है दूसरी पार्टी को बुला के, और आप आगे 138 केस में आगे कार्रवाई कर सकते हैं। उसके अलावा सिविल मुकदमा, दीवानी मुकदमा डालने का टाइम आपके पास चेक की डेट से पूरा 3 साल का होता है। इसमें कोई आपको जो है बस थोड़ी मामूली कोर्ट फीस ज़्यादा लगती है आपकी, और उसके हिसाब से आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं ब्याज समेत। एक व्यक्ति के तौर पर या फिर एक कंपनी के तौर पर अगर बात की जाए तो क्या प्रोसीजर समान होता है या फिर उसमें कुछ डिफरेंस? नहीं, थोड़ा सा अलग है इसमें। अगर किसी व्यक्ति ने अगर चेक दिया है तो मैंने अभी आपको बताया, तो हम उस व्यक्ति को लिखित नोटिस देंगे। अगर चेक कंपनी का है और जो बाउंस हुआ है तो हमें ध्यान रखना है कंपनी के साथ साथ जो उसके डायरेक्टर हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी, और जो उसके जो कंपनी के जो डे टू डे अफेयर्स के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उसको हमें नोटिस में उसका नाम देना है। और उसके बाद जो है उन सबको नोटिस अलग अलग जाएगा और आगे हम जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसमें कंपनी के अलावा उन लोगों का नाम भी आएगा, डायरेक्टर्स वगैरह का। एक बड़ी गफलत लोगों के मन में होती है कि कहीं बड़ा एक्सपेंसिव तो नहीं होता, चेक बाउंस होता है, अगर कोर्ट के थ्रू अगर अपना अधिकार मांगने के लिए पहुंचते हैं तो कोर्ट फीस लगती है या नहीं, ये भी जानना बेहद बिल्कुल। देखिए, इसमें 138 में तो कोर्ट फीस नाम मात्र होती है और ये क्रिमिनल लायबिलिटी के चलते ये मामला होता है। इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो ये मामलों में थोड़ा डर रहता है, पार्टी जल्दी सेटल कर लेती हैं। दीवानी मुकदमे में क्या होता है, उसमें कोर्ट फीस ज़्यादा होती है, कुछ परसेंटेज के हिसाब से होती है, और हर जो स्टेट के हिसाब से जो कोर्ट फीस है उसके हिसाब से वो लगती है। और उसमें ब्याज समेत आप उसको जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी, जो आपने पैसे जो वसूलने हैं उसके हिसाब से आप कोर्ट फीस अदा करके आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी आपके सामने है, कोई रास्ता आपको सूझ नहीं रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं
अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, इस शो के माध्यम से हम यहाँ पर हर दिन मौजूद होते हैं एक नए विषय के साथ। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और इसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लगातार फोन लाइन्स खुली हुई हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर ये 4 फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। और हम लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं सज़ा के बारे में भी एक बार हम ज़रूर चाहेंगे कि चेक बाउंस संबंधी क्या कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि अगर चेक बाउंस होता है, कोई इस पर अगर बचने की कोशिश करता है, कानूनी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करता है, या फिर कानूनन कितनी सज़ा का प्रावधान है या सिर्फ जुर्माना देकर वो छूट सकता है? देखिए, इसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 138 में, इसके अंदर 2 साल तक की सज़ा, चेक अमाउंट का डबल फाइन या दोनों, ये 3 प्रावधान है। और दीवानी मुकदमे में जो व्यक्ति है उसकी चल अचल संपत्ति जो है वो अटैच की जा सकती है, कुर्ड की जा सकती है। तो सिविल में और क्रिमिनल में ये फ़र्क है और आप ये दोनों मुकदमे फाइल कर सकते हैं अलग। चलिए, बिल्कुल। लगातार हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे थे कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज जिस विषय के साथ हम सामने आए थे वो चेक बाउंस संबंधी था कि चेक बाउंस संबंधी क्या कुछ कानूनी अधिकार हमें और आपको हासिल हैं। बहुत शुक्रिया राजेश पटवा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो हमारा मकसद इस कार्यक्रम के थ्रू यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी किया जा सके और अगर उनके जहन में किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो उस अड़चन का कुछ समाधान बताया जा सके। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।